हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम ये एक्ट लेकर आए हैं द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। ये बहुत ही पुराना एक्ट है, अंग्रेजों के समय का एक्ट है। और इसमें चैप्टर जो है टोटल 7 है और सेक्शन है 66। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्ट को। सेल ऑफ गुड एक्ट, चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी। इसमें 3 ही सेक्शन है। शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ एक्ट 9 ऑफ 1872। तो देखिए, जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं ना, तो आप कोशिश ये करिए कि वो एक्ट आपके पास में हो और एक कॉपी पेन हो, जिससे आप नोट कर सकें इंपॉर्टेंट चीज़ें। बार बार सारा चीज़ पढ़ना नहीं पड़े, जो भी हम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही पढ़ें। और रिवीजन के टाइम पे क्या होता है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है, तो एक्स्ट्रा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये एक्ट लागू हुआ था फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 1930 को ये लागू हुआ था। ठीक है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में लागू है ये। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, डेफिनेशंस। बायर क्या होता है? मीन्स ए पर्सन हु बायस और एग्री टू बाय गुड्स। जो कोई सामान खरीदता है या एग्री होता है बाय करने के लिए, कोई एग्रीमेंट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? बायर। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई भी शॉप पे गए, कोई भी सामान खरीदा, एक चॉकलेट खरीदी आपने, उसका एक प्राइस पेमेंट किया और उस चॉकलेट की ओनरशिप आपके पास आ गई, तो आप क्या हो गए? उस चीज के बायर हो गए। ठीक है फ्रेंड्स। या एग्री टू बाय का मतलब कोई आपने कंडीशन डाल दी या सेलर ने कोई कंडीशन डाल दी, फिर आप उस चीज को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए एग्री हो गए, तो वो क्या कहलाएगा? बायर कहलाएगा। डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब डिलीवरी का मतलब, मैंने चॉकलेट खरीदी है, मैंने उसकी प्राइस पे की है, जितने की भी वो चॉकलेट है, प्राइस पे करने के बाद शॉप वाले ने वो चॉकलेट क्या कर दी? मुझे दे दी, मुझे डिलीवर कर दिए। तो पहले वो चॉकलेट किसके पास थी? सेलर के पास थी। अब प्राइस देने के बाद किसके पास आ गई है? मेरे पास आ गई। तो उसका ट्रांसफर ऑफ पोजीशन क्या हो गया? वन पर्सन टू अनदर पर्सन। गुड्स आर सेड टू बी इन ए डिलीवरेबल स्टेट होना चाहिए व्हेन दे आर इन सच स्टेट दैट द बायर वुड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बी बाउंड टू टेक डिलीवरी ऑफ देम। और गुड्स की जो स्टेट है वो कैसी होनी चाहिए? उसकी डिलीवरेबल होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जिस्ट ही ना करता हो, कोई कंडीशन ही ना हो। फ्यूचर गुड्स नहीं होने चाहिए। फ्यूचर गुड्स हो भी तो उसमें कोई कंडीशन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स क्या होता है? तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ, जैसे जिस चीज की कोई भी गुड्स है, उसमें अगर मेरे पास कोई रिसिप्ट है, मान लीजिए मेरे पास रेलवे की कोई रिसिप्ट है, मेरा कोई प्रोडक्ट है, मेरी कोई चीज है, रेलवे से आनी है, तो मेरे पास एक रेलवे का रिसिप्ट होगा। उस प्रोडक्ट को मैं रेलवे से रिसीव करने के लिए मेरे पास एक ऑनरशिप है। वो ऑनरशिप किस रूप में? एक डॉक्यूमेंट के रूप में, जो क्या है? एक रिसिप्ट है। टाइटल ऑफ गुड्स, उस रिसिप्ट पर लिखा होगा ये टाइटल है, ये गुड्स है, इतने बजे आएगी, ये प्रोडक्ट है, आपका सारी डिटेल्स होंगी उसके अंदर। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड को या अपने किसी रिलेटिव को उस गुड्स को लेने के लिए भेज दिया, और उसको साथ में क्या दिया? एक रेलवे रिसिप्ट। तो मैंने क्या किया, उसकी डिलीवरी देने के लिए ओनरशिप जो थी, मेरे राइट्स जो थे, मैंने किसको ट्रांसफर कर दिए? मेरी फ्रेंड को ट्रांसफर कर दिए। तो ये क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स फ्यूचर गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो दोस्तों, फ्यूचर गुड्स है जो एग्जिस्ट नहीं करते होंगे। मान लीजिए मेरे मेरे मैंने किसी भी ड्रेस का किसी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया कि मेरे को 50 कुर्ते चाहिए 10 दिन के अंदर। अब उसके पास 50 कुर्ते रेडी नहीं है, तो वो उसने क्या बोला कि ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो ये कुर्ते मैं आपको 10 डेज के बाद दे दूंगा। तो ये क्या हो गया? फ्यूचर गुड्स हो गया, जो मुझे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद मिलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। तो दोस्तों, गुड्स क्या होता है? काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब अब आप ये सोचेंगे कि अरे, बिल्डर से मैंने एक फ्लैट परचेज किया है, वो क्या गुड्स नहीं है मैम? तो नहीं, बिल्कुल गुड्स है वो भी, लेकिन वो इसमें कवर नहीं होता। वो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में जाएंगे।
तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको हम मूव कर सके, एक प्लेस से दूसरी प्लेस हम ले जा सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे, हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ग्रोइंग क्रॉप्स हो गई, ग्रास हो गई, थिंग्स अटैच टू ए फॉर्म पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्री टू बी सर्व बिफोर द सेल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मीन्स जैसे ग्रोइंग क्रॉप है, ग्रास है, अब क्या है, ये भी लैंड से अटैच है, लेकिन हमने इनको कट कर दिया, फसल हमारी कट गई तैयार हो गए। तो जब तैयार हो गया, गेहूं का फसल तैयार हो गया, चावल तैयार हो गया, तो हम क्या करेंगे, उस फसल को, उस गेहूं को मार्केट लेके जाएंगे सेल के लिए। अब वो क्या होगी, लैंड से डिटैच हो गई। डिटैच होने के बाद क्या हो गई, पहले वो इमूवेबल थी, अब क्या हो गई, मूवेबल फॉर्म में आ गई। तो ये गुड्स क्या कहलाएंगे, हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी। A person is said to be insolvent who has ceased to pay his debt in the ordinary course of business or cannot pay his debt as they become the due, whether he has committed an act of insolvency or not। तो दोस्तों क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया, कि मेरे पास कोई डेप्ट है, मेरे पास कोई लोन है, लेकिन क्या हुआ, मैंने जो लोन लिया बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, पर लेकिन क्या हो गया, अब मैं उसको पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने वो सारा खर्चा कहाँ कर दिया, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में खर्चा कर दिया, पर मेरे उस एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से मुझे इतना फायदा नहीं हुआ कि मेरी सेल बढ़े। मैं लॉस में चली गई, तो मेरे पास पैसा ही नहीं बचा देने के लिए। अब लेकिन जो जिनसे पैसा लिया था वो तो आएंगी लेने के लिए कि नहीं हमें तो हमारा पैसा दो। मैंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं तो भाई इंसॉल्वेंट हो गई, मैं तो इंसॉल्वेंट हो गई, मेरे पास अब कोई पेमेंट नहीं है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, इंसॉल्वेंट। अब क्या आ गया, प्रॉपर्टी मीन्स अ जनरल प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट मेडली ए स्पेशल प्रॉपर्टी। जनरल प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, प्रॉपर्टी के अंदर जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्वालिटी ऑफ गुड्स इंक्लूड देयर स्टेट और कंडीशन। जैसे क्वालिटी ऑफ गुड्स क्या, जैसे मान लीजिए मैंने टमाटर का ऑर्डर किया भंडारे के लिए, 50 किलो मुझे टमाटर चाहिए, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैंने क्या किया भाई, मुझे उसकी जो क्वालिटी है ना, वो कंडीशन अच्छी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप गले सड़े टमाटर मुझे पकड़ा दो, तो मुझे क्वालिटी ऑफ गुड्स चाहिए। मीन्स सेलर मीन्स ए पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। अब जैसे सेलर क्या हो गया, जिसने मुझे सामान बेचा या वो एग्री हो गया अपने गुड्स को सेल करने के लिए, वो क्या हुआ, सेलर हो गया। स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। जब हम सेल कर रहे थे, हम कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, तो मैंने क्या किया भाई, मैं एक मोबाइल की शॉप पे गई, मैंने कहा मुझे तो यही मोबाइल, यही मॉडल, यही कलर चाहिए। मैंने स्पेसिफिक गुड्स बता दी शॉप वाले को कि मुझे तो यही मॉडल चाहिए, इस कलर का चाहिए। तो मैंने आइडेंटिफाई करके बता दिया, वो क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक गुड्स। एक्सप्रेशंस यूज्ड बट नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट एंड डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक्सप्रेशन यूज बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2 पे। तो दोस्तों चैप्टर 1 का हम एक बार बात देख, ये स्टेट ऑफ, ये पूरे इंडिया पे लागू होता है, ठीक है। ये कब आया था, 1 जुलाई को आया था। प्रॉपर्टी क्या होगी, इसमें मूवेबल प्रॉपर्टीज होंगी। क्वालिटी ऑफ गुड्स हम बता देंगे, हमें क्या हमारी स्टेट है, क्या कंडीशन है, सेलर कौन है, जो बेचने वाला है या एग्री कर रहा है इस बेचने के लिए, वो सेलर, बायर, और जो खरीदने वाला है वो कौन हो गया, बायर हो गया। स्पेसिफिक गुड्स, पर्टिकुलर कोई गुड्स आइडेंटिफाई किए कि हाँ मुझे यही चाहिए, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक गुड्स हो गया। तो दोस्तों चैप्टर 1 में इतना ही है। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 2, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फॉर्मेलिटीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो दोस्तों ये बहुत इंटरेस्टिंग है, सेल भी समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है वो भी समझते हैं, फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग क्या होता है, सारी चीजें समझते हैं इसके अंदर। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड इज कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर ए प्राइस। अब देखिए मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे को कोई चीज पसंद आई तो वो फ्री में तो मिलेगी नहीं, मुझे उसका कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने वो प्राइस पे किया, सेलर ने सेल कर दिया, मैंने परचेज कर दिया, तो वो सेलर हो गया, मैं बायर हो गई, मैंने एक प्राइस पे कर दिया, हमारा एक एग्रीमेंट, एक कंसिडरेशन पे कर दिया मैंने। सब एग्रीमेंट टू सेल में क्या होगा, मैंने बोला कि भाई मुझे तो ये 15 पीस कुर्ते के चाहिए या मोबाइल के चाहिए 50 पीस,
तो शॉप वाले ने बोला कि अभी तो मेरे पास 50 पीस नहीं है, मैं आपको कल मंगवा दूंगा ये 50 पीस। तो मैंने कहा ठीक है, वो एग्रीमेंट टू सेल हो गया, मैं परचेज करने के लिए तैयार हो गई। तो ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल। मेरे पास आज वो प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगी, कल आपको मंगवा कर दे दूंगी। तो ये एग्रीमेंट टू सेल हो गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है सेल का? A contract of sale is made by an offer to buy or sell good for a price and acceptance। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने एक ऑफर दी, सेलर ने एक ऑफर दिया आपको, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया बायर ने, और एक प्राइस पेमेंट कर दिया, तो वो क्या बन गया, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, एक क्या बन गया, हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। मैंने इसने एक ऑफर दी, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उसका एक प्राइस जो एक पेमेंट था वो मैंने दे दिया, और वो पोजीशन उसका मेरे पास आ गया। तो ये क्या हो गया, सेल हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, हो सकता है कि फ्यूचर गुड्स हो, इमीडिएट डिलीवरी मुझे ना मिले, या कोई कंडीशंस हो, तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। Any law for the time being enforce a contract of sale may be made in writing or by words of mouth, partly in writing and partly by words of mouth, or may be implied from the conduct of the parties। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई कंडक्ट ऑफ द पार्टीज भी मायने रखते हैं। अब मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मेरे किसी शॉप वाले से हमारा जान पहचान की शॉप है, तो उसने क्या बोला, मुंह से बोला, कुछ लिखा नहीं है, उसने बोला केवल कि भाई आप ठीक है मैडम, हमारे पुराने कस्टमर हो, तो आप एक काम करो, ये प्रोडक्ट आप मेरे से कल ले जाना, ये टमाटर है 1 किलो 2 किलो जो भी आपको चाहिए, आप मेरे से कल ले जाना। ये क्या हो गया, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, मतलब मैंने मुंह से बोला, मैंने कोई लिख के नहीं दिया कि आप कल आओगे तो मैं आपको टमाटर दूंगी ना, आपने उसके लिए कोई उसको एडवांस में पेमेंट किया है, तो ये केवल वर्ड ऑफ माउथ हो गया। अब पार्टली इन राइटिंग एंड पार्टली बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, ये क्या हो सकता है, अब मान लो जैसे मैंने कोई मुझे कोई मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो मैंने उसका पार्टली क्या, या तो पेमेंट कर दिया, पार्टली मैंने उसको एक बोल दिया कि भाई ये मेरा जो है आप मैंने, उसने मुझे बोल दिया ठीक है मैडम 50% की तो आप मुझे पेमेंट कर जाओ, और 50% आप मुझे कल दे जाना। तो मैंने क्या हो गया, पार्टली बुक मैंने 50% के पेमेंट भी कर दिया, पार्टली मैंने पेमेंट, और उसने जो रिसिप्ट दी उसमें लिख दिया कि भाई पार्टली हमने पेमेंट कर दिया, और पार्टली जो है हमारा ड्यू है, तो जब डिलीवरी होगी उस टाइम पेमेंट कर देंगे। तो ये कंडक्ट ऑफ पार्टीज पर डिपेंड करता है। अब कोई शॉप वाला आपको जानता ही नहीं है, तो आपको फ्री में देगा ही नहीं कोई चीज, तो वो तो उसी टाइम पेमेंट मांगेगा आपसे। तो ये पार्टी टू पार्टी होती है, कंडक्ट होते हैं, आपका व्यवहार होता है। अगर आप जान पहचान के हैं या कुछ भी है, आपने मान लीजिए ईएमआई पे ही पेमेंट ले लिया, तो ईएमआई आपका मंथली इंस्टॉलमेंट से हो, तो वो भी एग्रीमेंट टू सेल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में क्या करें। तो एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स भी, एग्जिस्टिंग क्या है, जो चीज मुझे दिख रही है, जो एग्जिस्ट कर रही है। मान लीजिए जो मोबाइल मुझे शॉप के अंदर दिख रहा है कि भाई ये मॉडल, ये कलर जो मेरे को चाहिए था वो मुझे मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मेरे सामने चीजों को। उसको मैं क्या करूंगी, एक प्राइस पेमेंट करूंगी और मैं ले आऊंगी, वो एग्जिस्टिंग। फ्यूचर गुड्स का क्या मतलब हो गया कि जो उन्होंने दिखाया है ना मॉडल, और जो मुझे फोन चाहिए था, एक्चुअली उसका कलर जो है ना वो अभी इनके पास है नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, कल आके आओ, सेम मॉडल में आपको ये कलर जो है आपको चाहिए वो मैं आपको कल दे दूंगा, पर अभी एग्जिस्ट नहीं करता वो कलर। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर गुड्स हो गया हमारा। There may be a contract for the sale of goods, the acquisition of which by the seller depends upon the contingency which may or may not happen। Good purchasing before making of contract। तो दोस्तों गुड पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले अगर माल खराब हो जाए या गुड्स मेरी खराब हो जाए, तो वो क्या होगा, शुरू से वॉइड हो जाएगा। कैसे वॉइड हो जाएगा, अब मान लीजिए मेरे पास आप आए, आपने बोला कि भाई साहब मुझे भंडारा करना है, तो मुझे टमाटर चाहिए 50 किलो के, ठीक है। तो आपने आपने बोला भाई वेयर हाउस में मेरे पास पड़ा हुआ है टमाटर, पर यू डोंट नो
कि आपको ये नॉलेज नहीं थी जो टमाटर आपके वेयर हाउस में पड़ा है बाई चांस वो सड़ गया या खराब हो गया या टमाटर पिलपिले हो गए, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो शुरू से वॉइड होगा। क्यों होगा? विदाउट द नॉलेज ऑफ द सेलर। क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब नॉलेज नहीं थी सेलर को कि उसके वेयर हाउस में जो टमाटोज हैं वो क्या हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं। सो नो लॉन्गर टू आंसर देयर डिस्क्रिप्शन इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो उसके बारे में उन्होंने, जब उसे पता ही नहीं था तो वो क्या डिस्क्राइब करता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा शुरू से वॉइड हो जाएगा। अब ये क्या, ये तो बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हो गई थी। गुड पॉलिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। अब ये क्या हो गया, ये बोल रहे हैं माल खराब हो गया, गुड्स खराब हो गई, जब मैंने एग्रीमेंट किया ना तब तो वो बिल्कुल सही था, लेकिन क्या हुआ वो, लेकिन ये हुआ कि एग्रीमेंट के टाइम पे वो सही था लेकिन बिफोर सेल वो खराब हो गया दोस्तों। तो अब क्या करें भाई, अब हमने एग्रीमेंट तो कर लिया सेल सेल का, पर लेकिन सेल के समय, जब डिलीवरी के समय स्टेट ऑफ गुड क्वालिटी नहीं था, तो वो क्या होगा, वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द गुड्स without any fault or the part of the seller, the buyer perish or become so damaged as no longer to answer their description in the agreement before the risk passes to the buyer, the agreement is thereby voided। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें क्या किया, एग्रीमेंट टू सेल तो हो गया, और सेल से पहले क्या हुआ, खराब हो गया। तो अब जब ये एग्रीमेंट हो रहा था, डैमेज हो रहे थे, तो उसको कहीं डिस्क्रिप्शन में, एग्रीमेंट के डिस्क्रिप्शन में कहीं नहीं था, उसने कहीं नहीं बताया था कि भाई ये जो टमाटर हैं थोड़े से पिलपिले हैं, खराब हो गए हैं, तो ये सब कुछ नहीं बताया। तो रिस्क पास किस पे हो गया, बायर पे हो गया। तो बायर जो है, इस जो ये एग्रीमेंट हो गया, ये क्या हो गया, वॉइड हो गया, शुरू से करार वॉइड हो गया ये। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आते हैं असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। सेक्शन 9। सेक्शन 9 क्या बोलता है, the price in a contract of sale made by fixed by the contract or may be left to the fixed in manner thereby agreed or may be determined by the course of dealing between the parties। तो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस क्या हुई, द प्राइस इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी फिक्स्ड, या तो फिक्स्ड है, ठीक है, बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड और मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, मान लीजिए मेरे को कोई कुर्ता बहुत पसंद आ गया, ठीक है, अब उसकी लेकिन प्राइस है ना मेरी थोड़ी बजट से बाहर जा रही है। मान लीजिए कोई भी पीस 1500 रुपए का पीस है एक कुर्ते का, जो काम बहुत अच्छा है, वर्क बहुत अच्छा है, डिजाइन मेरे पसंद का है, कलर मेरे पसंद का है, ठीक है, 1500 रुपीज का है। अब वो तो एक तो ये है कि फिक्स प्राइस है, 15 से 1 रुपया भी 1499 रुपए का आपको नहीं मिलेगा फिक्स। लेकिन एक क्या है, मैं थोड़ा सा बार्गेन कर लूंगी, ठीक है भैया 1500 मेरा बजट से बाहर है, आप इसको 1400 रुपए में दे दीजिए। तो कई बार क्या होता है, शॉप वाला भी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं आपको ये इस प्राइस पे भी दे दूंगा। तो वो क्या हो गया, सर्टेन, या तो फिक्स है या फिर हमारा जो है हम एग्री हो जाए, सेलर भी और बायर भी, तो वो हमारी असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस हो गई। एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, तो ये क्या बोलता है, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन, मूल्यांकन पर विक्रय करने का करार। where there is an agreement to sell goods on the terms that the price is to be fixed by the valuation of a third party and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby void। अब मान लीजिए मुझे कोई चीज पसंद आ गई है, ठीक है, लेकिन अब जो उस शॉप के ऑनर है मान लीजिए तो वो है नहीं, तो अब वो जो उसकी वैल्यूएशन है, ठीक है, अब वो बोलते हैं कि जो थर्ड पार्टी है वो डिसाइड करेगी भाई इसकी प्राइस कितनी देनी है। अगर मान लो वो नहीं है, डज नॉट मेक सच वैल्यूएशन, तो एग्रीमेंट इज वॉइड। तो अगर वो नहीं है तो वो क्या होगा, वो एग्रीमेंट शुरू से वॉइड हो जाएगा, क्योंकि प्राइस ही कोई डिसाइड करने वाला नहीं है, तो आपको डिलीवरी कैसे मिलेगी। or any part therefore have been delivered so appropriated by the buyer, he shall pay a reasonable price thereat। अब क्या बोलते हैं, स्टाइपुलेशन एज टू टाइम। स्टाइपुलेशन एज टू टाइम का मतलब है वादा करना, समय का वादा करना, जब तक कि उस संविदा unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be
of the essence of a contract of sale, where any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of contract. जब तक कि उस संविदा के निबंधों से कोई भिन्न आशय प्रतीत ना हो, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशंस थी उसके अलावा कोई और कंडीशन हो, समय के बारे में अनुबंध विक्रय की संविदा के मर्म नहीं समझे जाते, तो समय के बारे में कोई अन्य अनुबंध उस संविदा का है या नहीं है, उस बात संविदा के निबंधों पर अवलंबित हो सकती है। कंडीशन एंड वारंटी क्या होगा? शर्त और वारंटी। विक्रय stipulation in a contract of sale reference to good which are the subject thereof may be condition or warranty। अब ये क्या बोल रहा है? कंडीशन एंड वारंटी। तो स्टाइपुलेशन ऑफ इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विद रेफरेंस टू गुड्स विच आर सब्जेक्ट देयर ऑफ मे बी कंडीशंस और वारंटी क्या है, कंडीशंस क्या है, दोनों को पढ़ लेते हैं। Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. The breach of this give rise to a right to treat the contract is repudiated। अब मान लीजिए मेरे लिए जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मेरा टाइम ही मेरा मनी है, मेरी वैल्यू है, और आप टाइम पे आप मुझे डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो क्या करूंगी मैं? उस कॉन्ट्रैक्ट का खंडन भी कर सकती हूँ। ठीक है। Warranty is a stipulation collateral to main purpose of the contract, the breach of which give rise to a claim for damages but not to right to reject the goods and treat the contract as repudiated। अब मान लीजिए कोई वारंटी थी, किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई वारंटी थी, ठीक है, और वही कॉन्ट्रैक्ट था जिसका भंग नुकसानी के लिए दावा पैदा, अगर आपने वही ब्रीच कर दिया तो उससे जो नुकसान होगा उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन हम उस कॉन्ट्रैक्ट को खंडन नहीं कर सकते, मतलब मना नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स। व्हेन ए कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी, जब कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो वारंटी के जैसे क्रिएट होंगी, ट्रीट होंगी? जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as a breach of warranty, not as a ground for treating the contract as a repudiation। मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी अगर फुलफिल नहीं हुई है और कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी है, तो नॉट एज ए ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट का खंडन नहीं होता है, इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा वो। अब क्या है फ्रेंड्स? व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी बट बायर में वेव द कंडीशन, जब व्हेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर ने फुलफिल किया, बट द बायर में वेव द कंडीशन और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशंस, तो ब्रीच ऑफ वारंटी एंड नॉट एज ए ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज ए रेपुडिएटेड। Implied undertaking as to title in a contract of sale, unless the circumstances of the contract are such as to show a different intention, there is an implied condition on the part of the seller that in the case of a sale he has a right to sell the goods, that in the case of an agreement to sell he will have a right to sell the goods at the time when the property is to pass। ये कंडीशंस implied हो जाएंगी उनके ऊपर। ये कंडीशन इंप्लाइड हो जाएंगी किसके ऊपर? हो जाएंगी सेलर के ऊपर। इन द केस ऑफ ए सेल ही हैज अ राइट टू सेल द गुड्स, उसके पास राइट है क्या करने के लिए? सेल करने के लिए। इन द केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी इज टू पास। implied warranty that the buyer shall have and enjoy
क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड। अब है सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेक्शन 15। अब क्या होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन? तो वेर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड बाय डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन that the goods shall correspond with the description, and the if sale is by sample as well as by description, it is not sufficient that the bulk of the goods correspond with the sample if the goods do not also correspond with the description। देखिए अब मैंने क्या किया, दोनों चीजें सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन में मैंने मान लीजिए मैंने कोई राइस परचेज किया है। अब मैंने बता दिया कि भाई मुझे बासमती का राइस चाहिए, मुझे लॉन्ग बासमती का राइस चाहिए सैंपल, और मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे दी कि मुझे राइस, मैंने सैंपल का भी दिखा दिया कि मुझे ऐसा राइस चाहिए, और मैंने उसको डिस्क्राइब भी कर दिया कि भाई मुझे बासमती चाहिए और मुझे लॉन्ग वाला बासमती चाहिए, मुझे बिरयानी के लिए बासमती चाहिए, मैंने डिस्क्राइब कर दिया। तो उसके लिए देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन, देर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन लागू हो जाएगी दैट द गुड्स शैल कॉरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन, एंड इफ द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज बाय द डिस्क्रिप्शन। जैसा नमूना सैंपल दिया है वैसा ही डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब मैंने किया था वैसा ही होना चाहिए। इट्स नॉट सफिशिएंट that the bulk of the good correspond with sample if the goods do not also correspond with the description, कि मतलब सैंपल के साथ साथ जो मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दी है उसके हिसाब से ही सेल होनी चाहिए। अब क्या बोलता है, इम्प्लाइड कौन सी कंडीशन आपके ऊपर लगेगी, एज टू क्वालिटी और फिटनेस, क्वालिटी और फिटनेस। where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which the goods are required। उसको पता है, बायर ने एक्सप्रेस किया, बताया भाई कि भाई पर्टिकुलर पर्पस है मुझे गुड्स के लिए, गुड्स आर रिक्वायर्ड, एज टू शो दैट द बायर रिलाइज ऑन द सेलर स्किल्स, और बायर रिलाई करता है कि जो मैंने सेलर को बताया मुझे उसी हिसाब से मिलेगा। सेलर्स स्किल और जजमेंट दैट द गुड्स आर ऑफ अ डिस्क्रिप्शन विच इट in the course of a seller's business to supply, there is an implied condition that the good shall have it reasonably fit for such purpose। जिस पर्पस के लिए उसने गुड्स का ऑर्डर दिया है वही क्वालिटी वही फिटनेस उसे चाहिए, तो ये कंडीशन उस पर इम्प्लाई करेगी। अब गुड्स आर बॉट बाय द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम ए सेलर, सेलर को जैसे मैंने बताया था वैसे ही गुड्स जो है मैं परचेज करूंगी। हु डील्स इन गुड ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन, देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी। जैसे मैंने आपको बासमती के राइस जिस क्वालिटी के दिखाए मुझे ऐसे ही क्वालिटी चाहिए। अब सेक्शन 17 क्या बोल रहा है, सेल बाय सैंपल। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल बाय सैंपल वेयर देयर इज एन टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस, और जहां मैंने एक्सप्रेस भी कर दिया और बता भी दिया कि ये क्या है, सेल बाय सैंपल है। द बल्क शेल कॉरस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी। जैसा मैंने आपको क्वालिटी, जिस जो मैंने बासमती राइस आपको सैंपल के लिए दिखाया था, जिस क्वालिटी का दिखाया था, मुझे क्या है वैसा ही प्रोडक्ट चाहिए, वैसे ही गुड्स चाहिए। द बायर शेल हैव ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द बल्क विद द सैंपल, और बायर के पास पूरा राइट्स है, पूरी उसको अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो जो भी सैंपल है और जो उसको रिसीव हुए हैं गुड्स, जो राइस रिसीव हुआ है उसकी क्वालिटी का कंपेयर कर सके, कि जो सैंपल में बताया था वो ही उसको प्रोडक्ट मिल रहा है। गुड शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, कोई उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल विच वुड नॉट बी अपरेंट और रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये दो चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे
तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू फ्रेंड्स।